नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो शुरुआत कर रहे हैं हम। आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि वाराणसी का जो ज्ञानवापी मस्जिद है उस परिसर की सर्वे रिपोर्ट आज वाराणसी कोर्ट में पेश की जाएगी। सर्वे का काम पूरा हो चुका है, 3 दिन तक सर्वे का काम चला है। कोर्ट की ओर से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ये रिपोर्ट पेश करेंगे। आपको बता दें कि 14 मई से 16 मई तक दोनों पक्षों के साथ कोर्ट कमिश्नर ने परिसर की वीडियोग्राफी की और पूरा सर्वे किया। कल सर्वे के आखिरी दिन 2.5 घंटे बाद पूरी टीम परिसर से बाहर आई और इसके बाद दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे किए। हिंदू पक्ष ने कहा कि मस्जिद परिसर में वजू करने के लिए बने तालाब में शिवलिंग है, तो मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि जिस जगह को शिवलिंग बताया जा रहा है वो फव्वारा है। अपने इस दावे को लेकर कल ही हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अर्जी दी और जिस जगह शिवलिंग मिला, जैसा कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, उस जगह को सील किया जाए, ये याचिका दी गई। इस पर कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश दे दिया और वहां किसी की आवाजाही पर रोक लगा दी। तो यहां पर आज का दिन बेहद अहम है। वाराणसी कोर्ट में 3 दिन तक जो ज्ञानवापी परिसर का पूरा सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुई, उसको लेकर एक रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर यहां पर पेश करेंगे। और पहले आपको दिखाते हैं कि ये पूरा 3 दिन का वक्त कैसे निकला और कैसे दोनों ही पक्ष अपने दावे कर रहे हैं, उस पर देखते हैं एक रिपोर्ट। बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। बाबा मिल गए, इससे समाचार कुछ नहीं। कहाँ पे मिले बाबा? मत पूछिए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। इससे आप लोग समझ रहे हैं कुछ? सर्वे का काम पूरे होते ही हिंदू पक्ष के लोग हर हर महादेव का उद्घोष लगाते हुए ज्ञान व्यापी मस्जिद से बाहर निकले और दावा करने लगे कि मस्जिद में जहां मुसलमान नमाज से पहले वजू करते हैं, उस तालाब में शिवलिंग मिला है। जो तालाब था जहां वो वजू करते हैं उसमें हम लोगों का संदेश है, इसलिए हम लोगों आपत्ति लगाई थी कल कि ये पानी को हटवाया जाए, हटवाने के बाद इसकी रिकॉर्डिंग की जाए। पानी हटवाया गया तो वहाँ एक शिवलिंग पाया गया, जिसकी सुरक्षा के लिए माननीय न्यायालय में हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया और माननीय न्यायालय इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उस शिवलिंग की सुरक्षा के संदर्भ में उस एरिया को सीज कर दिया है। जब तक मुस्लिम पक्ष समझता या संभलता, तब तक ये मामला फिर न्यायालय पहुंच गया। हिंदू पक्ष ने वाराणसी अदालत में याचिका दाखिल कर मांग की कि जिस तालाब में तथाकथित शिवलिंग मिला है उसे तुरंत सील कर दिया जाए और अदालत ने इस पर डीएम को मस्जिद के अंदर वजू के लिए मौजूद तालाब को तुरंत सील करने के आदेश दे दिए। दरअसल वहीं पर उन्होंने गुमराही पैदा कर दी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है वो दरअसल खराब फव्वारा है। साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष ने यह भी दावा किया कि अदालत ने वजू करने वाले तालाब को बिना उनका पक्ष सुने सील कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि जिसे शिवलिंग कह रहा है हिंदू पक्ष, वो असल में फुवारा है। वो असल में फुवारा है और उसी फुवारे के नाम पर ये लोग जो है पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। जहां एक तरफ एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेंगे, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करेगा। बनारस से अजय सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो एक बार आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। हिंदू याचिकाकर्ताओं के ग्रुप के दावे के मुताबिक याचिकाकर्ता के वकील, यो आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, और यहाँ पर हिंदू याचिकाकर्ताओं के ग्रुप के जो दावे हैं यहाँ पर, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि ये जो परिसर है, जो सर्वे हुआ, उसके अंदर जो वजू करने वाली जगह है, उनका ये दावा है कि वहां शिवलिंग है। ये जो जगह है, प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। आपको याद होगा काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरा जो कॉरिडोर बना है वाराणसी में, उसका प्रधानमंत्री ने खुद ने उद्घाटन किया था। मैप के जरिए, आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं वजू करने वाली जगह। वजू वो जगह होती है जहां पर नमाज पढ़ने से पहले एक तरीके से मुंह हाथ धोए जाते हैं, वजू करने की वो जगह होती है। उस जगह पर हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि वहां पर शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है वो शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है।
इसके अलावा आप देख रहे हैं गौरी शंकर, ये पूरा हम एक ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर किस तरह से आपस में बिल्कुल अगल बगल में है और ये पूरा मामला जो कि बनारस कोर्ट, वाराणसी कोर्ट में पहुंचा हुआ है और आज इसको लेकर जो पूरा ये सर्वे हुआ है, 3 दिन तक सर्वे चला है, उसकी रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी। और वहीं वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का ये पूरा मामला जो है आज सुप्रीम कोर्ट में भी है। यहां मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से याचिका दायर की गई है जो सर्वे के खिलाफ है, जो सर्वे किया गया है उसके खिलाफ है, जिसमें यह कहा गया है कि 1991 में दाखिल मूल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुकी है। 1991 का जो कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें साफ तौर पर कहा गया है 15 अगस्त 1947 तक जो भी धार्मिक स्थल जैसे हैं जहां जिसकी पूजा होती है वो वैसे ही रखे जाएंगे। तो ये मामला मुस्लिम पक्ष ने उठाया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट आज इस पर क्या कुछ फैसला देगी, क्या कुछ टिप्पणी आएगी, ये देखना होगा। लेकिन यहां पर मुस्लिम पक्ष कह रहा है 1991 का जो एक्ट है उसकी अनदेखी कर 2021 में दूसरी याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया कि इस मामले में दाखिल दोनों याचिकाएं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है। इस मामले में एक याचिका हिंदू सेना ने भी दाखिल कर दी है जिसमें ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमेटी की याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करने की मांग की गई है। साथ ही इस मामले में पक्षकार भी बनाने की हिंदू सेना यहां पर मांग कर रहा है। बनारस में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद के निचली अदालत ने सर्वे के आदेश दिए, 3 दिन उसका सर्वे भी हुआ और वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम सुनवाई इस मुद्दे पर होगी जिसमें सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है मस्जिद कमेटी के द्वारा और कहा गया है कि ये जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। साथ ही साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल अधिनियम जो है कानून है 1991 का केंद्र सरकार का, उसके खिलाफ ही है, उसका उल्लंघन भी है। और ख़ास बात यह है कि इसकी जो सुनवाई है वो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा करेंगे और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अयोध्या के ऐतिहासिक फैसले में 9 नवंबर 2019 को जो ऐतिहासिक फैसला आया था अयोध्या का, उसमें 5 जजों के पीठ में शामिल थे और इसी पीठ ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उस पर मोहर लगाई थी और कहा था कि देश के सामाजिक ताने बाने को बनाने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कानून बहुत अच्छा है और इस कानून को रहना चाहिए। तो एक तरीके से अपनी मंजूरी यहाँ पर इस पीठ ने दी थी 5 जजों के और अब वही जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ इस पीठ की अध्यक्षता करेंगे। यहाँ पर मस्जिद कमेटी कह रही है कि सर्वे का जो आदेश दिया गया है वो बिल्कुल गलत है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करने के लिए इस सर्वे के आदेश पर तुरंत रोक लगाई जाए, क्योंकि 1991 का एक पहले से ऐसा केस था जिस पर पूरी कार्रवाई पर निचली अदालत ने एएसआई को सर्वे के लिए बोला था, लेकिन हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था, उस कार्रवाई को बंद कर दिया था। अब दूसरी पिटीशन 5 लोगों ने डाल के 2021 में दोबारा से इस पर सर्वे के आदेश ले लिए। ये बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। ये सिर्फ धर्म का मामला नहीं है, सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक मामला भी है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र की बात कर लें, जहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ आपत्तिजनक एक पोस्ट के मामले में मराठी एक्ट्रेस सलाखों के पीछे आ गई हैं। दूसरी पोस्ट को लेकर एक छात्र की भी गिरफ्तारी हुई है। वहीं एक बीजेपी प्रवक्ता के साथ एनसीपी कार्यकर्ताओं की बदसलूकी का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मराठी सीरियल और फिल्मों की अभिनेत्री केतकी चितले अचानक राष्ट्रीय खबरों में हैं। वजह है इनका ये विवादित पोस्ट। केतकी ने एक वकील नितिन भावे की फेसबुक पोस्ट शेयर की थी। शरद पवार को निशाना बनाकर लिखी गई इस पोस्ट की भाषा अपमानजनक है। इसको इस तरह से शेयर भर करना केतकी को महंगा पड़ गया। इस विवादित पोस्ट के बाद मुंबई, पुणे, धुले, नासिक जैसे कई अलग अलग जिलों में अभिनेत्री के खिलाफ मानहानि और दुश्मनी को बढ़ावा देने का मामला दर्ज हुआ। उन पर स्याही फेंकी गई। उन्हें ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब 18 मई तक वो पुलिस हिरासत में हैं। उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उन्होंने जो पोस्ट किया था वो पोस्ट कौन से डिवाइस से किया था, उसका इंक्वायरी करना है और वो जो भी डिवाइस है वो सीज करना है। शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि विकृत मानसिकता समाज के लिए ठीक नहीं।
ही जी विकृती सुरू झालेली आहे ही समाजासाठी ये जो विकृति शुरू हुई है वो समाज के लिए घातक है। आज ये हमारे साथ हुआ है, कल वो आपके साथ भी हो सकता है। इस प्रकार की स्थिति किसी भी समाज या दुनिया के लिए ठीक बात नहीं है। ती फार चांगली किंवा सुसंस्कृत त्याला कोणी डिफेंडच करू शकत। वैसे अभिनेत्री के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई हुई, उनके पक्ष में भी कुछ स्वर जरूर उठ रहे हैं। तिला मानावं लागेल कि उच्च न्यायालयामध्ये वकील केतकी को मानना पड़ेगा कि उच्च न्यायालय में खुद की वकालत संभव की। उसके पोस्ट करने के बाद आपके कार्यकर्ताओं ने उन पर किए टीका टिप्पणी को भी देखो। त्याच्या कमेंट बघा, काय कमेंट आहे तुमच्या। अभिनेत्री केतकी के अलावा एक छात्र निखिल भामरे को भी शरद पवार पर एक अलग आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उधर महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने पार्टी के प्रवक्ता विनायक आंबेकर के साथ मारपीट करने और बदसलूकी की घटना का ये वीडियो पोस्ट किया। बताया कि एनसीपी कार्यकर्ताओं ने ये हरकत की है। ये गुस्सा भी शरद पवार के खिलाफ एक विवादित पोस्ट करने पर फूटा। मराठी एक्ट्रेस केतकी चितले नवी मुंबई के कलंबोली में इसी इमारत में रहती हैं। यहीं से गिरफ्तारी हुई थी, इसलिए थाने पुलिस की टीम उनके साथ केतकी के साथ यहीं पहुंची। पहले मंजिले पर उनके फोन और लैपटॉप को सीज किया गया। सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं जांच के दौरान। लेकिन राज्य पुलिस के लिए ये मामला इतना अहम है कि कहीं कहीं एक जिले में एक से ज्यादा मामले भी केतकी के खिलाफ दर्ज हुए हैं। इससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज पर अपने एक पोस्ट को लेकर भी वो विवादों में रही हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ एमएनएस के नेता मुखिया राज ठाकरे ने भी उनके बयान का समर्थन नहीं किया है और कहा है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर हाँ, सवाल जरूर ये उठ रहे हैं कि क्या इस तरह की कार्रवाई जेल में उठा के डालने की सही है या नहीं। नवी मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां गुना में शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इसके बाद सरकार के तेवर काफी सख्त नजर आए थे। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अपराधियों को क्रश कर देंगे, लेकिन पिछले 5 महीने में सिर्फ पुलिस वालों पर कई बार हमले हुए हैं। अवैध शिकार के हजारों केस लंबित पड़े हैं। बावजूद इसके वन विभाग में कई पद खाली है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। ये शिकारी हो, गोकशी करने वाले हो, जुआ सट्टा चलाने वाले हो, ड्रग्स का धंधा करने वाले हो, अवैध शराब बेचने वाले हो, क्रश कर देना इनको, क्रश। गुना में 3 पुलिसकर्मियों की शिकारियों ने हत्या कर दी। एक आरोपी उसी वक्त हमले में, बाद में 2 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए। रविवार को 2 आरोपियों ने भागने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उनके पैर में गोली मार दी। दोनों भी से आ गए हैं, वो जो दोनों घायल हैं और वो जो दोनों एक एनकाउंटर में और एक वैसे जो पुलिस से होके बॉडियां मिली थी। बाकी तलाश 4 लोगों की जारी है। मैं समझता हूं कि जल्दी ही पुलिस को सफलता मिलेगी और ये बात हम स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि ऐसी कार्रवाई होगी कि नज़ीर बनेगी और आप देखते जाइए नज़ीर ही बनेगी। कोई भी अपराधी हो, कितना भी बड़ा हो, मध्य प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करेगा, ये समझ लें इस तरह के जितने भी लोग हैं। इन बेगुनाहों के गुनहगार नौशाद, शहजाद, गुल्ला, दिलशाद और बबलू खान ने 400 बारातियों को खिलाने के लिए 4 काले हिरण और 1 मोर को मार दिया। कांग्रेस अब इन आरोपियों की तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ दिखा रही है, तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि शिकारियों को कांग्रेस का संरक्षण है। राधौगढ़ के स्थानीय लोगों का ये मानना है, उनका आरोप है कि राधौगढ़ किले से दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए लोग, जिनकी आदत इस प्रकार की आज से नहीं, लगातार इस काम को वो करते आए हैं, इनके संरक्षण में उनको हमेशा से इस प्रकार का संरक्षण मिला है। इसलिए इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी का इन आरोपियों के साथ क्या संबंध है। पूरे प्रदेश की तस्वीर है जहां कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है, पुलिस कर्मचारी मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, हमारे सबसे कमजोर वर्ग के साथ सबसे ज्यादा आज अत्याचार हुआ है।
सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय बैठक ली, कहा अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हकीकत में पिछले 5 महीने में पुलिस वालों पर 51 से ज्यादा हमले हुए हैं। राज्य में हर साल अवैध शिकार के लगभग 600 केस दर्ज होते हैं, जिसमें से 2500 से ज्यादा केस कोर्ट में लंबित हैं। 2021 में वन अपराध के 52,205 मामले दर्ज हुए। ये हालात इसलिए भी क्योंकि राज्य में 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल की सुरक्षा में 16,898 वन कर्मी तैनात हैं। आरक्षक और वन क्षेत्रपालों के ही 4,000 से ज्यादा पद खाली हैं। हालात क्या हैं, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाएं। पीली शर्ट में राजधानी भोपाल में पिट रहा शख्स पुलिस वाला है। सिर में 10 टाँके आए हैं, फिर भी एफएसएल में पदस्थ सिपाही की शिकायत पर फौरन मामला दर्ज नहीं हुआ। अधिकारियों के हस्तक्षेप से मामला दर्ज तो हो गया, लेकिन बेहद मामूली धाराओं में। बजाया और फिर बोला साइड होने की, तो उतर के आया, गाली गलौज करा, और जबकि पुलिस स्टाफ बताने के बावजूद भी उसने से गाली गलौज करी और चांटा मारने के लिए हुआ। मारपीट भी करी आपके साथ? मारापीट ही करी। किस चीज़ से मारा आपको? उसके पीछे फ्रेंड लोग खड़े थे 4 व्हीलर में, मैंने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने पीछे से आके मेरे को रॉड से और स्टॉपर से मार दिया। अच्छा। जिससे मेरे सिर में 10 टाँके आए। तो शिकायत करी आपने, FIR कराई? मैंने FIR करी, तो मैं समझा कि ये GRP थाना लगता है, GRP थाना गया मैं। तो GRP थाना वाला कहला हमारा केस नहीं है। फिर भी GRP वाले को मैंने बोला कि मैं पुलिस स्टाफ से हूँ। कुछ कार्रवाई हुई है अभी इसके ऊपर? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। शिकारियों के हमले में पुलिस वालों की मौत के बाद 17 साल से सत्ता पर काबिज सरकार अब अपराधियों को क्रश करने की बात कर रही है। नहीं तो ये वही इलाका था जहां पिछले साल भी वन विभाग के कर्मचारियों पर शिकारियों ने ही जानलेवा हमला किया था। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और अब बात मुंबई के ऐसे हजारों आम लोगों की जिनका बिजली का बिल लाखों में आया है। ये मुंबई की सिद्धार्थ कॉलोनी की बस्ती के करीब 3200 ऐसे परिवार बताए जा रहे हैं जिन पर बिजली वितरण कंपनी लाखों का बिजली बकाया दिखा रही है और बिल न चुकाने के कारण भीषण गर्मी के बीच यहां बिजली दिन भर गायब रहती है। दरअसल 2005 में डेवलपर ने उनसे जो वादा किया था वो नहीं निभाया। अब भुगतना इन लोगों को पड़ रहा है। देखते हैं रिपोर्ट। एम खरसने के बिजली का बिल है 34,98,920 रुपए। एन कांवड़े के बिजली का बिल है 3,28,640 रुपए। एस डी तोड़के के बिजली का बिल है 1,29,330 रुपए। तो वहीं सीमा कदम के बिजली का बिल है 4,46,640 रुपए। मुंबई की सिद्धार्थ कॉलोनी की इन बस्तियों में रहने वाले ऐसे हजारों लोग आपको मिल जाएंगे जिन पर बिजली के लाखों रुपए के बिल बकाया है। पिछले हफ्ते कुछ दिनों तक सुबह 5 बजे से ही इस बस्ती में बिजली काट दी जाती थी, जो देर शाम वापस आती थी। इस भारी भरकम बिल के लिए लोग डेवलपर और प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बसी इस कॉलोनी को 2005 में रीडेवलप करने का फैसला किया गया। तब लोगों से कहा गया कि उनके बिजली के बिल को डेवलपर भरेंगे। साल 2006 से लोगों ने बिल भरना बंद किया। लोगों का कहना है कि साल 2019 तक कुछ नहीं हुआ और उसके बाद अचानक इन्हें लाखों रुपए का बिल थमाया गया। हमको फंसाया, डेवलपर ने फंसाया है, क्योंकि वो हमको बोला था कि तुम्हारा लाइट बिल और पानी बिल हम भरेंगे, आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके लिए लोगों ने भी उसको सम्मति दे दिया। और 2006 से हमको कोई बिल भी नहीं भेजा रिलायंस कंपनी ने और ना नोटिस भेजा, इसलिए हम लोग तो ऐसे समझ रहे थे कि भाई हमारा बिल भरा जा रहा है, इसलिए कंपनी कोई कार्रवाई नहीं करती। वैसे नियम के हिसाब से 3 महीने के बाद कंपनी नोटिस देती है और बिजली कट कर देती है, लेकिन ऐसा 12-13 साल कंपनी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। बीच बीच में इस इलाके की बिजली काट दी जाती है। 2019 में बिजली बिल आने के बाद से लोगों ने 2019 से बिल भरना शुरू किया, लेकिन सभी लोग बिजली बिल नहीं भर रहे हैं, जिसके वजह से कटौती की जा रही है। कटौती का असर अरुण तेंडले जैसे लोगों पर पड़ा है। 13 साल से ये पैरालिसिस से जूझ रहे हैं। इनके बेटे का ब्रेन हेमरेज का इलाज चल रहा है।
बिजली जाने का असर इनके स्वास्थ्य पर पड़ा है। बेटे की खराब तबीयत की वजह से परिवार ने इलाज के लिए 70 लाख का कर्ज लिया है। कमाने वाला कोई है नहीं, पेंशन से घर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद 2019 से हर महीने इन्होंने बिजली का बिल भरा है। पुराना बकाया 8,88,610 का है। इनके आंखों में आंसू हैं, इन्हें नहीं पता कि इस बिल को ये कैसे भरेंगे। मेरा इलाज भी चालू है। मेरे को जब लाइट जाती है तो मेरे घर के 4 लोग मेरे को हवा डाल बैठते हैं। 8 घंटा घर का काम छोड़ने का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए हवा मारने को बैठते हैं। अभी कैसे करने का भी तुम ही बताओ ना। अभी इसके लिए तुम ही लोग हमको कुछ तो आइडिया दो। हम अभी कैसा भरेगा? क्या हम लोग का किडनी बेच के भी अभी पैसा नहीं आएगा? इस तरह के हालात इलाके में कई लोगों के हैं। अर्चना खर्चने का बिजली का बकाया बिल 34 लाख से ज्यादा है। दूसरों के घरों में सफाई कर इनका अपना घर चल रहा है। पैसे हैं नहीं तो ये भरेंगे कैसे? ये लाइट वाले बोल रहे हैं कि इतना बिल भरो तो भी हम लोग नहीं भर सकते, क्योंकि अगर ये बिल भरने के लिए हमें हमारा घर बेचना पड़ेगा, और इतना बिल होने के कारण वो भी नहीं हम लोग बेच सकते, क्योंकि क्या इतना बिल है। अभी 35 लाख से इतना बिल आया है, उन लोगों ने अभी समझ के तो देना चाहिए था बिल। स्थानीय लोगों ने बिजली कंपनी के दफ्तर पर पिछले हफ्ते प्रदर्शन भी किया। इस इलाके में रिलायंस की ओर से बिजली दी जाती है, जिसे 2019 के बाद अडानी ने खरीद लिया है। इस पूरे मामले में अडानी इलेक्ट्रिसिटी के सूत्र की ओर से कहा गया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिद्धार्थ कॉलोनी के निवासी ये मान रहे हैं कि बिजली का बिल नहीं भरने के बाद भी उन्हें बिजली लेने का अधिकार है। मानवीय आधार पर हमने बिजली की आपूर्ति की है। यह भी तय हुआ था कि निवासी बिजली का भुगतान शुरू करेंगे। बकाया का भुगतान उपभोक्ता नहीं कर रहे हैं। जब भी हमारे अधिकारी बकाया लेने घर जाते हैं तो बाधा उत्पन्न की जाती है। बिजली का बकाया कुल 102 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। मेरे पीछे मौजूद ये लोग और इनकी तरह हजारों लोग प्रशासन, डेवलपर और बिजली विभाग के बीच फंस चुके हैं। पहले कई सालों तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और अब अचानक से हर कोई इनसे पैसे वसूलना चाहता है। दिन भर बिजली नहीं होने की वजह से लोग इसी तरह से गर्मी में बाहर बैठने को मजबूर हैं और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं असम में किस तरह से बाढ़ के हालात हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से असम में बाढ़ आ चुकी है। 20 जिलों के 2 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ और साथ ही लैंडस्लाइड के कारण अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ के कारण दक्षिणी असम, त्रिपुरा और मिजोरम का रेल संपर्क पिछले 2 दिनों से कटा हुआ है। और वहीं असम के पहाड़ी जिले डिमा हसाऊ का हाफलोंग रेलवे स्टेशन भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। पटरियों पर पानी भरा हुआ है और एक ट्रेन भी पटरी से उतर गई है। स्टेशन पर हर जगह सिर्फ पानी और मलबा ही नजर आ रहा है। इसके कारण गुवाहाटी सिलचर की ओर जाने वाली लाइन पूरी तरह से बाधित हो गई है। यहां फंसे यात्रियों को विशेष ट्रेनों और सड़क मार्ग के जरिए यहां निकाला गया है। कई यात्रियों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भी निकाला गया है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह के हालात यहां पर बन चुके हैं। तो एक तरफ असम में बाढ़ के हालात आपने देखा, वहीं राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो पहली बार जो टेम्परेचर है, तापमान रविवार को 49 डिग्री तक जा पहुंचा। हालांकि चिलचिलाती गर्मी से फिलहाल 5 से 7 दिनों तक राहत रहने की बात यहां पर की जा रही है, लेकिन बात सिर्फ मौसमी नहीं है, आने वाले सालों को लेकर भी है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन के चलते आने वाले वक्त में दिल्ली का अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक बढ़ने वाला है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। राजधानी दिल्ली में इससे पहले आज तक इतनी गर्मी नहीं पड़ी। रविवार को तापमान 49 डिग्री तक जा पहुंचा। सर, टेम्परेचर 49 डिग्री तक गया, ये ऐसा क्या पहली बार हुआ है दिल्ली को लेकर? देखिए, अगर हम AWS का डाटा को कंसीडर करते हैं तो ये पहली बार हुआ है।
आने वाले वक्त में क्या सोचे सर, ये जो मौसम चल रहा है कब तक इस तरीके की गर्मी रहेगी या टेम्परेचर 49 से भी ज़्यादा जा सकता है क्या? देखिए फिलहाल जो प्रेजेंट स्पेल है, अगर हम 5-7 दिन की बात करें तो उतना जाने की उम्मीद नहीं है। यानी कि जो हीट वेव का प्रभाव है वो भी आज से काफ़ी कम हो जाएगा और इक्का दुक्का जगह में जो हीट वेव है एनसीआर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में इक्का दुक्का जगह में और यूपी में मिलेगी और कल के बाद हीट वेव नहीं रहेगी। बात महज आज के मौसम की नहीं, आने वाले कल को लेकर भी है। ग्रीन पीस इंडिया का आकलन बताता है कि आने वाले वक्त में दिल्ली का अधिकतम तापमान अब से 5 डिग्री और ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्लाइमेट प्रोजेक्शन सिनेरियो के आधार पर भारतीय शहरों के टेम्परेचर का आकलन किया है। इस आकलन में हमने देखा कि अगर साल 2050 तक कार्बन इमिशन दुगनी हो जाती है तो कई भारतीय शहरों के औसत तापमान में वृद्धि होगी। मसलन दिल्ली का तापमान, अधिकतम तापमान 2080 से 2099 तक में औसत 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। इसी तरह मुंबई और पुणे जैसे शहर में भी 5 और चेन्नई में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का शोध इशारा कर रहा है कि खतरा नदियों पर भी है। पिछले 50 वर्षों में सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ते 0.5 डिग्री से लेकर के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ चुका है। आप समझें कि महासागर में यदि 1 डिग्री तापमान बढ़ता है तो महाद्वीप के लगभग 5 डिग्री तापमान के बराबर होता है। छोटी नदियां हैं, खास करके जो मध्य हिमालय से, शिवालिक से निकलती हैं, इन नदियों पर बड़ा खतरा है। खास करके जो मध्य हिमालय के ग्लेशियर हैं वो छोटे ग्लेशियर हैं और छोटे ग्लेशियर विश्व ताप के कारण बड़े जल्दी पिघल जाएंगे। बेशक ये मौसम बीत जाए, गर्मी चली जाए, पर इसकी तपिश एक मौसम तक ही नहीं सीमित रहने वाली है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं शारिक रहमान खान। और शुरुआत हम कर रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पी चिदम्बरम के ठिकानों पर छापेमारी हुई है और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम से जुड़े मामले जो हैं उस मामले में ये छापेमारी शारिक हो रही है। पूर्व गृह मंत्री के ठिकानों पर सीबीआई की रेड है। ये रेड अलग अलग शहरों में हो रही है। मुकेश है हमारे साथ। मुकेश, कहां और किस मामले में हो रही है ये छापेमारी? मुकेश के पास वापस जुड़ने की कोशिश करते हैं। आपको बता देते हैं कि कुल 7 जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, ये वो शहर हैं जहां अलग अलग जगहों पर यह मामला हुआ था, जिस पर अब सीबीआई रेड कर रही है। मुकेश, किन मामलों में और कहां ये छापेमारी कर रही है सीबीआई? देखिए शारिक, सीबीआई ने पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक नया केस दर्ज हुआ है। ये मामला 2010 से लेकर 2014 के बीच में कथित लेन देन और विदेश में पैसा भेजने का ये मामला है और इसको लेकर मुंबई, दिल्ली, तमिलनाडु में 7 जगहों पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा पी चिदम्बरम के चेन्नई और दिल्ली के घर पर भी रेड चल रही है। आज सुबह 8 बजे रेड शुरू हुई थी, जिसमें सीबीआई की कई अधिकारी हैं, कई जो उनके स्टाफ के लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं और लगातार छापेमारी कर रहे हैं। हालांकि छापेमारी में क्या कुछ मिला है ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन आज सुबह से छापेमारी चल रही है और सीबीआई ने एक नया केस दर्ज किया है और उसी केस को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। हालांकि पूरा मामला क्या है ये अभी साफ नहीं हुआ है कि आखिर ये कितना पैसा बाहर भेजा गया है और किस तरह का लेन देन है, क्योंकि जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है उस एफआईआर की कॉपी अभी तक हमें नहीं मिली है। तो पूरा केस क्या है और कैसे हुआ ये अब तक साफ नहीं है। लेकिन सीबीआई कार्ति चिदम्बरम के कई ठिकानों पर रेड कर रही है, जिसमें मुंबई, दिल्ली और तमिलनाडु में 7 जगहों पर रेड चल रही है। इसके अलावा चेन्नई और दिल्ली में भी उनके घर पर छापेमारी चल रही है। जी, शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। और जब ताज़ा अपडेट्स आपके पास होंगे तो हम वापस लौटेंगे। तो फिलहाल बता दें कि कार्ति चिदम्बरम, जो पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम के बेटे हैं, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी सीबीआई की। और आज वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में पेश की जानी। शारिक, आज बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है, क्योंकि कल हमने देखा था कि जिस तरह से हिंदू पक्ष के वकील बाहर आए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर शिवलिंग मिला है और उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद उस हिस्से को सील कर दिया गया था। यहाँ आपको बता दें कि एडवोकेट जो
कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट अभी 50% ही तैयार है और रिपोर्ट पूरी करने के लिए वो अदालत से 2-3 दिन का वक्त मांगेंगे। एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने एनडीटीवी से खास बातचीत में ये बात कही। आपको बता दें कि 14 मई से 16 मई तक दोनों पक्षों के साथ कोर्ट कमिश्नर ने परिसर की वीडियोग्राफी की और पूरा सर्वे किया। कल सर्वे के आखिरी दिन 2.5 घंटे बाद ही पूरी टीम परिसर से बाहर आ गई और इसके बाद दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे किए। हिंदू पक्ष ने कहा कि मस्जिद परिसर में वजू करने के लिए बने तालाब में शिवलिंग है, तो मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि जिस जगह को शिवलिंग बताया जा रहा है वो फव्वारा है। अपने इस दावे को लेकर कल ही हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अर्जी दी। तो यहां आपको बता दें कि कल इस मामले में जब हिंदू पक्ष ने यह दावा किया और कोर्ट में अर्जी दी कि वहां शिवलिंग मिला है, तो कोर्ट ने आदेश दिया कि उस जगह को सील कर दिया जाए। लेकिन एक सवाल उठता रहा। जब हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला ने हिंदू पक्ष के वकील से पहले बात की तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि ये रिपोर्ट गोपनीय होगी, सील बंद लिफाफे में हमें कोर्ट में पेश करना है। लेकिन उसके ठीक कुछ देर बाद इस गोपनीयता को भंग करते हुए वकील साहब कोर्ट पहुंचे और कोर्ट ने उसका संज्ञान लेते हुए उन्हें उस जो उनकी मांग थी कि इसको सील किया जाए, उसे सील करने की इजाजत दे दी। अदिति राजपूत हमारे साथ हैं, जो सुबह 9 बजे से हमारे साथ बनी हुई हैं। अदिति, अगर आप एनिमेशन के जरिए जो है उसे अगर आप एक बार ठीक से एक्सप्लेन कर पाए दर्शकों के लिए कि क्या कुछ कहां पर है और किस तरह से दिखता है, विवाद क्या है, अगर उस पर आप एक रोशनी डाल दें। बिल्कुल शारिक, ये इलाका आपको दिखाते हैं कि कैसे मंदिर और मस्जिद जो है वो एक दूसरे से सटे हुए हैं। यहाँ पर आपको दिखाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर है और जो याचिकाकर्ता के ग्रुप के दावे हैं उस पर भी हम आपको दिखाएंगे। और बगल में आपको ये दिखा रहे हैं हम, ये ज्ञानवापी मस्जिद है। ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक आगे ये वो इलाका है शारिक, जहां पर अगर देखा जाए कि जिसे वजू करने की बात कही जाती है, और जो अभी आपने तस्वीर देखी, जो पूरा वो कॉरिडोर था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उसका नवीनीकरण हुआ और उसका उद्घाटन किया था, तो इसके ठीक बगल में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें ये जो इलाका है, ये पॉन्ड है वहां पर, और यहाँ पे वजू करने की बात की जाती है। जो वजू खाना है वो भी इसके बगल में ही है और वजू करने लोग यहाँ पर आते हैं। तो पहले एक मंदिर होता था यहाँ पर। ये हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद की जगह पहले एक मंदिर हुआ करता था, जिसे 1699 में औरंगजेब के आदेश के बाद ढा दिया गया ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में। तो ये एक जो छोटा तालाब है, यहाँ पर वजू किया जाता है। और अब आपको शारिक सबसे बड़ी बात जो श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर उठ रही है उस बारे में भी बता दें कि ये यहाँ पर वो बताया जाता है कि श्रृंगार गौरी मंदिर है जो मस्जिद का पश्चिमी छोर है, यहाँ पर एक चबूतरा है, वहां पर श्रृंगार गौरी मंदिर है और यहीं पर साल में एक बार जो है वो पूजा की जाती है। लेकिन अब जो 5 महिलाएं आगे आई हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने कहा है कि हमें हर दिन यहाँ पर पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। तो नमाजी यहाँ पर हाथ धोते हैं, ये जो वजू खाना है। और कल के सर्वे के बाद जो हिंदू वकील हैं उनका दावा है कि इसी तालाब में पानी के अंदर एक शिवलिंग मिला है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि एक बेकार पड़ा फाउंटेन या फव्वारा है, वो यहाँ पर कोई शिवलिंग नहीं मिला है। और उसके बाद ही वाराणसी की कोर्ट के आदेश के बाद इस तालाब को जो है वो सील कर दिया गया है। तो हिंदू पक्ष का जो दावा है, ये मस्जिद के उन गुंबदों के नीचे हिंदू देवताओं की मूर्तियां हैं, ये भी कहा गया। और आपको हम बता ही चुके हैं कि किस तरह से 5 महिलाएं जो हैं वो पश्चिमी दीवार के पीछे साल भर पूजा अर्चना की इजाजत चाह रही हैं, अब जो कि अब तक साल में एक बार होती थी। तो ये वो एक पूरा इलाका है और हमने आपको एक 3D एनिमेशन के जरिए समझाने की कोशिश की है कि आखिर विवाद जो है वो किस तरह से बढ़ रहा है। जो पीछे का इलाका है वहां पर जिस तरह के अवशेष मिले हैं वो ये कहा जाता है कि ये मंदिर के अवशेष हैं और इसी बात को लेकर हिंदू पक्ष जो है अपनी दलील को काफी मजबूत मान रहा है। और हमारे साथ इस सारे मामले पर बात करने के लिए अजय सिंह हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सीधे अजय के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आज क्या होना है वहां। अजय, जो खबर आपने अभी भेजी है कि आज जो रिपोर्ट है उसे पेश शायद ना किया जाए, क्योंकि कहा यह गया है उनकी तरफ से कि अभी 50% ही तैयार हुई है, तो आज कोर्ट की कार्रवाई कितने बजे शुरू होगी और क्या अपडेट है, जरा दें। है कि सर ये बताइए कि अब तक आप लोगों का कितने % आप लोगों का सर्वे हो चुका है, और मतलब वो आपने जो रिपोर्ट बनाई है वो कितना हो चुका है, और अभी आप क्या करने वाले हैं? सर्वे तो हम लोग का पूरा हो चुका है। अजय आपकी आवाज शायद म्यूट हो गई है, अगर आप अपना कैमरा चेक कर लें या फिर माइक, क्योंकि आपकी आवाज ठीक से आ नहीं पा रही है, शुरू से तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। एक बार जरा चेक कीजिए उसको, फिर आपसे बात करते हैं।
हाँ अजय, अब आप शुरू से बताइए जो आप रिपोर्ट कर रहे थे। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो है वो हमारे साथ एडवोकेट जो हैं वो कमिश्नर हैं अजय प्रताप सिंह, हम उनसे जानेंगे और सीधे उन्हीं से बात करते हैं। तो आप लोगों का कितना परसेंट का जो है वो रिपोर्ट तैयार हो गई है? सर्वे तो कंप्लीट हो गया है, तो कब तक करेंगे, क्या है? 50% रिपोर्ट हम लोगों की तैयार हो गई है और 1-2 दिन में जहाँ तक उम्मीद है हम लोग पूरी रिपोर्ट जो है तैयार हो जाएगी। उसके बाद माननीय न्यायालय को जो है रिपोर्ट जो है हम लोग सौंप देंगे। अच्छा, तो आप लोग जो माननीय न्यायालय को तो कितने दिन का समय मांगेंगे अभी आप? आज हम लोगों ने एप्लीकेशन देंगे माननीय न्यायालय में और जो भी समय 2-3 दिन के लिए हम लोग एप्लीकेशन समय मांगा जाएगा, जो माननीय न्यायालय द्वारा समय मिलेगा उसके भीतर ही हम लोग रिपोर्ट जो है माननीय न्यायालय को सुपुर्द कर देंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी आता था कि जिस तरीके से कल जो है 78 गांव में लोग चले गए, वहां पर एक शिवलिंग मिलने की बात हो रही है, तो आप लोगों ने जो सर्वे किया तो क्या वहां पर किन किन जगहों पर सर्वे किया, अगर आप बता सकें, और क्या था वो तालाब के पास का? सर्वे तो हम लोगों ने पूरा ज्ञानवापी परिसर का पूरा किया गया और पूरा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब कराया गया उसका, और उस तालाब का भी सर्वे किया गया। उसमें से पानी निकलवा करके, थोड़ा पानी निकलवा करके भी देखा गया। उसमें कुछ चीज़ें उसमें मिली, लेकिन अभी हम उसको पूरा डिस्क्लोज आपसे नहीं कर सकते क्योंकि हमें रिपोर्ट जो है माननीय न्यायालय को सौंपनी है। अगर वादी पक्ष कुछ उससे कहता है या कोई एप्लीकेशन माननीय न्यायालय में दिया है और अगर माननीय न्यायालय ने उस पर कोई आदेश किया है तो वो सही किए होंगे, माननीय न्यायालय जो आदेश हुआ होगा सही हुआ होगा। और अगर विपक्षी को कोई उससे अग्रीव्ड है या उससे छुप गए वो उसके ऊपरी अदालत में वो जा सकता है। तो ऊपरी अदालत में जा सकता है। तो आप लोगों ने जो पूरा किया जिस तरीके से है, तो अभी आप 2-3 दिन का समय मांगेंगे देने के लिए। तो जो ये कार्रवाई हुई 78 ग के तहत, तो आपको लगता है इससे क्या एडवोकेट जो कमीशन नियुक्त हुआ है उस पर कोई असर पड़ सकता है? जी नहीं, हम लोग निष्पक्ष रूप से जांच किए हैं पूरा, और हम लोगों के ऊपर कोई उस पर असर नहीं पड़ता, चाहे वादी पक्ष या प्रतिवादी पक्ष कहीं भी जाए, किसी भी न्यायालय में जाए, तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोग अपनी रिपोर्ट खाली माननीय न्यायालय को सौंप देंगे। कल अपने न्यायालय को सौंप देंगे जी। तो एक चीज और इसमें बड़ी बात निकल करके आती है कि जिस तरीके से जो चीजें हुई, अब तो सब मीडिया के सामने आ जा रहा है, सारी चीजें, बहुत सी चीजें आ रही है। तो क्या जो एडवोकेट जो एक आप लोगों का जो कमीशन है उसमें क्या आमतौर पर इस तरीके की प्रैक्टिस होती है क्या, या ऐसा पहली बार हुआ? नहीं, पहली बार नहीं हुआ है। ये हमेशा ऐसा होता है कि माननीय न्यायालय जो है जिसे समझती है वो एडवोकेट कमीशन नियुक्त करती है और वो मौके पर जा करके उसका निष्पक्ष रूप से जांच करते हैं, पूरा यथास्थिति का पूरा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी जैसा माननीय न्यायालय का आदेश आता है उस परिप्रेक्ष्य में, और वहाँ पर निष्पक्ष रूप से न वो वादी से प्रभावित होता है न प्रतिवादी से प्रभावित होता है। जो मौके की यथास्थिति रहती है उसको वो लिखित कोर्ट को बयान करता है। मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरीके से पहले लोग कोर्ट में चले गए, तो ये 78 ग में ये हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। ये तो राइट है उनको कि वो एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकते हैं। अगर कोर्ट ने उस पर संज्ञान ले लिया है तो भी सही है। सही है। तो सारी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आप जब, तो एक सवाल ये भी मैं पूछना चाह रही हूँ कि हमने देखा कि कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही सारी बातें जो है वो मीडिया के सामने आ चुकी थी। ऐसे में क्या ये कोर्ट की अवहेलना के तौर पर नहीं देखा जाएगा कि सारी बातें वहां पर वकीलों के द्वारा ही सामने कह दी गई, चाहे वो शिवलिंग को लेकर हो, चाहे वहां पर हमने देखा कि हर हर महादेव के नारे तक लगाए जा रहे थे? बिल्कुल, मैं पूछता हूं, जैसे हमारे यहाँ आदिति पूछ रही है कि कोर्ट में आपके कमीशन जाने से पहले ही सारी तस्वीरें जो है वो मीडिया में आ गई, शिवलिंग की फोटो मीडिया में आने लग गई, बता रहे हैं जैसा लोग तथाकथित रूप से, और हर हर महादेव के नारे लगने लगे। तो क्या ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है या नहीं है? क्या नहीं, ऐसा नहीं है। मीडिया में अगर जो चीज़ आ रही है तो कुछ सोच समझ करके अपना लोग कर रहे हैं, मीडिया में बयान तो आदमी कुछ भी कर सकता है, तो ये कंटेम्प्ट तो उसमें नहीं आएगा। कंटेम्प्ट उसमें नहीं आता जी। लेकिन मतलब ये एक आप इसी यही मैंने आपसे पूछा था कि क्या इस तरीके की जब कमीशन नियुक्त होता है तो इस तरीके की चीजों का आम प्रैक्टिस है, या ये पहली बार इतना बड़ा मामला है, हाइप ले लिया इसलिए ऐसा हो रहा है? नहीं, हाई प्रोफाइल मामला तो है देश के लिए, हर चीज के लिए, लेकिन ये है कि जो कमीशन नियुक्त होता है, ये कमीशन जो सर्वे करता है, ये लीक नहीं होना चाहिए। ये जो है माननीय न्यायालय के समक्ष इसकी रिपोर्ट जाती है, उसके बाद ये लीक होती है। ठीक है, ठीक है। तो सारिका, आप देख रहे हैं कि आपकी एक मर्यादा है, जिस मर्यादा में रहकर। अजय, आप हमारे साथ बने रहे। सौरभ शुक्ला भी मौजूद हैं इस वक्त। सौरभ, अभी हम सुन रहे थे उन्हें, वो कह रहे हैं कि हम कुछ दिन का वक्त मांगेंगे, लेकिन दोनों पक्षों का अपना क्या पक्ष है अब? देखिए, मुस्लिम पक्ष का साफ कहना है कि कल जो नेचुरल जस्टिस का प्रोसेस होता है वो मुस्लिम पक्ष को डिनाई किया गया। जब ये कोर्ट ने आदेश दिया उस वक्त मुस्लिम पक्ष को बुलाया नहीं गया, सुना नहीं गया, सिर्फ
जो हिंदू पक्ष की तरफ से पिटीशन दाखिल की गई, जो उनकी तरफ से दावा किया गया, उस पर कोर्ट ने अपना ये आदेश दे दिया, जबकि दूसरे पक्ष को सुना जाना चाहिए और एक्स पार्टी ये फैसला कर दिया गया जो कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। देखिए, एडवोकेट कमिश्नर हैं वहाँ पर अजय प्रताप सिंह, भले ही वो शुचिता का दावा करते रहें, पर जो भी रिकॉर्डिंग हुई है या चीज़ें आई हैं वो सामने बोली गई हैं आकर के। हर रोज़ जो लोग अंदर सर्वे में जा रहे थे, ये ऑफ रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड बता रहे थे कि अंदर ये मिला है, वो मिला है। कल भी जैसे ही जो तथाकथित शिवलिंग मिलने की बात है उसको आके बाहर चिल्लाने लग गए आके हिंदू पक्ष के लोग। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि जो कुछ भी रिकॉर्डिंग की जाएगी वो सीलबंद लिफाफे में होगी, वो तो हुआ नहीं। और अब एडवोकेट कमिश्नर साहब कह रहे हैं वो कॉन्टेम्प्ट नहीं है कोर्ट का। तो कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना हुई है या उसको बहुत गंभीर तरीके से नहीं लिया गया है। अब चूंकि कल कोर्ट ने ही पिटीशन एक्सेप्ट कर ली, अब कोर्ट ने ही कल कह दिया कि उस वजू खाने के परिसर को सील कर दिया जाए, तो उसके बाद ये बात उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं रह जाती है। लेकिन अगर बात करें नेचुरल जस्टिस की, तो जैसे इतना सेंसिटिव मामला है, इतना क्रूशल मामला है, ऐसे में मुस्लिम पक्ष को भी सुना जाना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने नहीं सुना। तो इस बाबत आज जब कोर्ट की हियरिंग शुरू होगी, जब ये लोग भी एप्लीकेशन मूव करेंगे कि इनको कुछ दिन और चाहिए, तो उस वक्त जो मुस्लिम पक्ष है वो उस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कल जिस तरीके से कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बिना सुने सील करने को ऑर्डर दिया है, उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी आपत्ति मुस्लिम पक्ष जो इंतज़ामिया है वो अपना दर्ज कराने वाला है। शारिक, बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर जब कहा जा रहा है कि अदालत के सामने ये लोग ये बात कहेंगे कि 2-3 दिनों का वक्त चाहिए, तो इसके पीछे दलील क्या दे रहे हैं? क्या रिपोर्ट तैयार नहीं है, ये दलील है, या अभी सर्वे में भी कुछ और इनको करना बाकी है, कुछ और वीडियोग्राफी भी बाकी है क्या? नहीं, अभी कोई सर्वे में कोई काम बाकी नहीं है। वीडियोग्राफी पूरी हो गई है। जो इनको जो वक्त लग रहा है वो रिपोर्ट कंपाइलेशन में लग रहा है। रिपोर्ट कंपाइल करनी है, 10 घंटे से ज़्यादा का वीडियो फुटेज है, उसको डिस्क्राइब करना है। जो भी फाइंडिंग्स हैं, तीनों जो अपॉइंटेड कोर्ट कमिश्नर्स हैं, एडवोकेट कमिश्नर्स हैं, वो अपनी फाइंडिंग्स लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट कंपाइलेशन में इनको वक्त लग रहा है, जबकि आदेश कोर्ट ने साथ दिया था कि आप 17 तारीख की रिपोर्ट देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है इतना सेंसिटिव मैटर है तो 2 या 3 दिन लग सकते हैं एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करने में। तो उम्मीद है कि कोर्ट ये जो वक्त मांग रहे हैं कमीशन, जो एडवोकेट कमीशन है, उसको कोर्ट ये वक्त ग्रांट करेगा। पर ये देखना होगा कि जब ये लोग पिटीशन मूव करेंगे कोर्ट में तो मुस्लिम पक्ष का क्या रुख होगा, और सुप्रीम कोर्ट में सबकी नज़र रहेंगी। कहीं ना कहीं एक कारण ये भी हो सकता है रिपोर्ट दाखिल करने में देरी, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी अब सामने आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, तो उसको लेकर के भी तमाम जो बिल्कुल आज वहां भी सुनवाई होनी है सौरभ, वो भी खबर अभी हम बताने जा रहे हैं दर्शकों को। शुक्रिया आपका। आज हम आपके पास वापस लौटते रहेंगे ताज़ा अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं अदिति और बात करते हैं जिसका जिक्र अभी सौरभ कर रहे थे कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में भी है। यहाँ मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से याचिका दायर की गई है जो सर्वे के खिलाफ है। और इसमें यह कहा गया है कि 1991 में दाखिल मूल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है, लेकिन उसकी अनदेखी कर 2021 में दूसरी याचिका दाखिल की गई। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि इस मामले में दाखिल दोनों याचिकाएं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है, और इस मामले में एक याचिका हिंदू सेना ने भी दाखिल की है जिसमें ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमेटी की याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करने की मांग की गई है, और साथ ही इस मामले में पक्षकार बनाने की भी बात की गई है। तो आज ये मामला कोर्ट में जाने वाला है, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई होगी और वाराणसी की अदालत में भी सुनवाई होगी। देखते हैं क्या कुछ होता है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कांग्रेस के चिंतन शिविर में कई बातें उठी जिसमें यह भी कहा गया कि जनता से जुड़ाव टूट गया है और इसलिए कई कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कही शारिक जिस पर अब नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी से क्षेत्रीय पार्टियां इसलिए मुकाबला नहीं कर सकती, इसे लेकर दिए गए बयान पर हंगामा मच गया। सपा ने कांग्रेस को ही आत्मचिंतन की सलाह दे दी तो राजद ने इसे बड़बोलापन कहा। आप ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आसान है। ये लड़ाई रीजनल पार्टी नहीं लड़ सकती। उदयपुर के चिंतन शिविर में राहुल गांधी
कहा बीजेपी से क्षेत्रीय पार्टियां इसलिए मुकाबला नहीं कर सकती कि उनके पास विचारधारा नहीं है कि रीजनल पार्टी जो है उनकी जगह है, मगर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है। अलग अलग अप्रोच है उनकी। ये बात क्षेत्रीय दलों को हजम नहीं हो रही है। उनका साफ कहना है कि ज्यादातर राज्यों में बीजेपी से असली मुकाबला क्षेत्रीय दल ही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ओडिशा, झारखंड, दिल्ली और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी से आर पार की लड़ाई में विपक्षी पार्टियां ही हैं। अगर आप एविडेंस देख लेंगे ना, उसमें वैचारिकी भी है। उसके बाद मैं समझता हूं ये बयान राहुल जी को लगेगा कि ये अतिरेक में दिया बयान था। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि कांग्रेस को अभी आत्मचिंतन की जरूरत है। दरअसल बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी का सबसे अहम सवाल यह है कि इस मोर्चे का नेता कौन होगा। राहुल की कोशिश यह जताने की है कि कांग्रेस के बिना ऐसा मोर्चा संभव नहीं। केंद्र में अपने दम पर बहुमत लाने के बावजूद बीजेपी एनडीए की छतरी को बनाए रखना चाहता है। वहीं 10 साल यूपीए के साए तले सरकार चलाने वाली कांग्रेस को भी यह बात समझना होगा कि अब गठबंधन की राजनीति ही इस देश में सत्ता की कुंजी है। राहुल का बयान अगर गठबंधन को नुकसान पहुंचाता है तो यह कांग्रेस को नुकसान होगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। कटरा में शुक्रवार को हुए बस हादसे को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अब इस हादसे में आतंकी हमले का शक जताया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, एनआईए जांच में स्टिकी बम की ओर इशारा यहां पर किया गया है और एनआईए ने शुरुआती जो बस का मलबा उसका निरीक्षण किया, उसके बाद इस तरह की बात सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, शुक्रवार को कटरा से जम्मू के लिए रवाना होने के कुछ ही देर के बाद करीब 3 किलोमीटर दूर नौमई के पास चलती बस में आग लग गई थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी और 24 से अन्य लोग घायल हो गए थे। हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारी सीनियर एडिटर नीता शर्मा का। नीता, अब तक कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि ये जो हादसा हुआ है ये एक हादसे के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब अगर इसमें आतंकी हमले का शक जताया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये मामला बहुत बढ़ जाता है। आदित्य, ये अभी बिल्कुल शुरुआती जांच है क्योंकि जो एनआई की टीम वहां पर पहुंची थी फोरेंसिक जांच करने के लिए, अभी उसकी रिपोर्ट जो है वो अवेटेड है। लेकिन उनका ये कहना है कि शुरुआती जांच में ऐसे लग रहा है कि जो स्टिकी बॉम्ब है वो जो पेट्रोल की टैंकी है उसके पास लगाया गया था, क्योंकि ट्रेसेस ऑफ आरडीएक्स मिलने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। साथ में जो जख्मी हुए थे लोग, उन लोगों की भी जब स्टेटमेंट्स एनआईए ने लिए थे तो उनमें से एक ने कहा था कि मुझे भी जोरदार धमाका जो है वो सुनाई दिया था। तो ये सभी बातें जो हैं वो एनआईए उसकी जांच कर रही है। एनआईए की टीम ने खुद ट्वीट करके कहा था कि वो जम्मू कश्मीर पुलिस को भी असिस्ट कर रही है। खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एडीजीपी हैं जम्मू रेंज के, उनका ये कहना था कि अभी फोरेंसिक रिपोर्ट्स जो हैं वो अवेटेड हैं। लेकिन ये जो हादसा है इसमें कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर जो है वो सामने आई थी। इन सभी बातों को लेकर अदिति आज यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो बैठक करने जा रहे हैं। एक उच्च स्तरीय बैठक है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ डीजीपी दिलबाग सिंह, जो वहाँ के एडीजीपी सीआईडी हैं मिस्टर स्वेन, वो और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, पैरामिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, वो सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार अमरनाथ यात्रा बहुत बड़ी होने की जो बात है को कही जा रही है। बताया जा रहा है 8 लाख के आसपास यात्री जो हैं इस बार दर्शन करने जाएंगे। यात्रा जून 30 से शुरू होगी और 11 अगस्त तक चलेगी। इसके लिए इंतजामों का जो एक रिव्यू है वो भी लिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं कश्मीर में, उसके बारे में एक ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया गया है कि उन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि बार बार वहां से ये आवाज उठाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वहां पे माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। इसके बाद एक डेलीगेशन है वो मनोज सिन्हा साहब से भी मिला था और उनसे गुजारिश की थी कि जो भी कश्मीरी पंडित हैं उन्हें सेफ एंड सिक्योर लोकेशंस में पोस्ट किया जाए। तो इसके बाद बोला गया था कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में और
और तहसील हेडक्वार्टर्स में पोस्ट किया जाएगा, जहां पे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। एक सेल का भी गठन करने की बात जो है वो की गई है। इंटरेस्टिंग बात ये भी है आदित्य कि इस बार पहली बार हर एक यात्री जो अमरनाथ यात्रा के लिए जाएगा उसे RFID लगाया जाएगा। पहले सिर्फ व्हीकल्स यानी जो गाड़ियां होनी पे ही RFID लगाया जाता था, CRPF लगाती थी, लेकिन इस बार सुरक्षा के मद्देनजर हर एक यात्री को एक RFID की पहचान भी दी जाएगी। अदिति, बिल्कुल नीता, अगर बहुत ही संक्षेप में बता सकें कि ये स्टिकी बम क्या होता है और क्या पहले इस तरह के बम का इस्तेमाल किया गया है? ये स्टिकी बॉम्ब होता है जिसके ट्रेसेस जो हैं वो मतलब इसे इग्निट करने के लिए जो है एक पावरफुल एक्सप्लोजिव यूज किया जाता है। इसका पहले भी इस्तेमाल हुआ है, जहां हमने देखा है जिन भी गाड़ियों के साथ जो चिपक जाता है वो उस बॉम्ब को स्टिकी बॉम्ब कहते हैं। लेकिन इसमें जो अभी ट्रेसेस हैं, अभी शुरुआती दौर है, इसलिए अभी कुछ कहना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, आशंका जरूर जताई जा रही है कि इस वाले हादसे में हो सकता है कि स्टिकी बॉम्ब का आतंकी संगठनों ने इस्तेमाल किया हो। और इससे पहले जो सुरक्षा एजेंसी हैं वो इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करती हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू गए थे तब भी जैश के जो दो फिदायीन हैं वहां पे मिले थे, जिनका इनकाउंटर वहां पे किया गया था। तो इन सभी के मद्देनजर जो सुरक्षा के लिहाज से आज जो बैठक है वो आज केंद्रीय गृह मंत्रालय में होनी है। अदिति, बहुत शुक्रिया नीता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपका रुख हम करते रहेंगे। तो जिस तरह से नीता बता रही है कि जो कटरा में शुक्रवार को बस हादसा हुआ, उसको लेकर शुरुआती खबरें ये आ रही हैं कि ये आतंकी हमला भी हो सकता है, स्टिकी बम की ओर भी इशारा हो सकता है। अभी शुरुआती ही ये मामला निकल कर आ रहा है। NIA इस मामले की जांच कर रही है और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो NIA का जांच में सहयोग कर रही है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। तो ज्ञानवापी परिसर का जो मामला है उसमें सर्वे का काम पूरा हो चुका है। तो आज वाराणसी में भी सुनवाई होने वाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी, जिसमें मस्जिद पक्ष ने सर्वे पर रोक की मांग की है। दूसरी बड़ी खबर आई, कार्ति चिदम्बरम जो हैं उनके केस में पी चिदम्बरम के ठिकानों पर CBI की रेड चल रही है। तीसरी खबर, कटरा में जो बस हादसा हुआ उसमें अभी ये शक जताया जा रहा है कि ये आतंकी हमला भी हो सकता था और NIA इस मामले की जांच अब कर रही है। चौथी खबर, श्रीलंका से जहां पर हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि सिर्फ एक दिन का ही पेट्रोल अब बाकी है। और पांचवी खबर, मौसम से जुड़ी हुई, एक हफ्ते पहले अंडमान पहुंच गया है मॉनसून। अब देखते हैं बाकी राज्यों में क्या स्थिति होगी। आप इन 5 खबरों में से अपनी पसंद की खबर चुन सकते हैं।